नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे उस दौर की जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध। ये सब अचानक नहीं हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस तबाही की शुरुआत की उन कड़ियों को जोड़ते हैं जो एक के बाद एक गिरती चली गईं। हमारी आज की ये कहानी 1919 की उस अजीब सी शांति संधि से शुरू होगी और हमें 1940 के डंकर्क के समुद्र तटों तक ले जाएगी। बीच में हम तानाशाही के उदय, गिरते हुए डोमिनोज, खौफनाक ब्लिट्जक्रेग और आखिर में डंकर्क के उस बड़े चमत्कार पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस पूरी उथल-पुथल की जड़ से। बात है 1919 की, ट्रीटी ऑफ वर्साई। और इसमें भी सबसे खतरनाक था इसका आर्टिकल 231, जिसे लोग वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहते हैं। पता है इसमें क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की सारी तबाही का पूरा दोष, जी हाँ, पूरा का पूरा दोष अकेले जर्मनी के सिर मढ़ दिया गया। और सिर्फ दोष ही नहीं, जर्मनी पर एक ऐसा भारी भरकम जुर्माना थोपा गया जो किसी की भी कमर तोड़ दे। $33 बिलियन। अगर आज के हिसाब से देखें ना, तो ये करीब $270 बिलियन बैठता है। जरा सोच कर देखिए, ये इतना बड़ा कर्ज था कि जर्मनी इसे चुकाते चुकाते 2010 तक आ गया। और ये सारा पैसा आखिर आना कहाँ से था? वहां की आम जनता की जेब से। अब जाहिर है इतने बड़े कर्ज का असर तो होना ही था। इसने तुरंत ही एक भयानक हाइपर इन्फ्लेशन यानी बेतहाशा महंगाई को जन्म दिया। इसे ऐसे समझिए, 1922 में जो ब्रेड का पैकेट 160 मार्क्स का आता था, वो सिर्फ एक साल बाद 1923 में 200 बिलियन मार्क्स का हो गया। 200 बिलियन। पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई और बेरोजगारी आसमान छूने लगी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक तानाशाह का उदय। जब देश में ऐसी भयानक आर्थिक बर्बादी हो, लोगों को जलालत झेलनी पड़ रही हो, तो ऐसे में चरमपंथी राजनीति के पनपने के लिए जमीन अपने आप तैयार हो जाती है। हताश और परेशान जनता को भड़काना हमेशा बहुत आसान होता है। ये रातों रात नहीं हुआ। देखिए, 1930 में तख्तापलट की एक नाकाम कोशिश हुई। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने आम लोगों की इस हताशा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जबरदस्त प्रोपेगेंडा का जाल बुना गया और अल्पसंख्यकों को इस पूरी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया गया। फिर जब 1929 की महामंदी ने दस्तक दी, तब तक जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। इसी बेचैनी का फायदा उठाकर 1933 में हिटलर खुद को जर्मनी का तानाशाह घोषित कर देता है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, लेबेन्सराउम यानी लिविंग स्पेस। हिटलर की सोच साफ थी, एक शुद्ध जर्मन साम्राज्य को फैलने के लिए और ज्यादा जमीन और संसाधनों की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब था दूसरे देशों पर कब्जा। और इस खतरनाक सपने को सच करने के लिए वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाते हुए चुपचाप जर्मनी की सेना को फिर से खड़ा किया जाने लगा। तो अब जर्मनी की सेना फिर से तैयार थी। उधर घबराए हुए फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिए मैजिनो लाइन नाम की एक भारी भरकम किलेबंदी कर ली थी। लेकिन अब तो जैसे पूरे यूरोप में एक आक्रामक राजनीतिक विस्तार की आंधी शुरू हो चुकी थी। डोमिनोज गिरने लगे थे। बिना एक भी गोली चलाए, सिर्फ धमकियों और राजनीतिक घुसपैठ के दम पर पड़ोसी देशों को निगला जा रहा था। फरवरी 1938 में ऑस्ट्रिया में घुसपैठ, मार्च में उस पर कब्जा, फिर सितंबर आते आते सुडेटन लैंड को हथिया लिया और मार्च 1939 तक पूरे चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया गया। बिल्कुल एक के बाद एक गिरती हुई डोमिनोज की तरह, बहुत ही तेज और सधा हुआ। लेकिन बाकी दुनिया क्या कर रही थी? यहाँ तुष्टीकरण या अपीजमेंट की नीति सामने आती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन को लगा कि अगर हिटलर की कुछ मांगें मान ली जाएं, तो शायद वो रुक जाएगा और युद्ध टल जाएगा। उन्होंने म्यूनिक समझौते के जरिए सुडेटनलैंड जर्मनी को सौंप दिया। उन्हें लगा उन्होंने शांति खरीद ली है। पर ये वादा एक साल भी नहीं टिक पाया, क्योंकि अब अगला निशाना था पोलैंड। और इसके लिए एक ऐसा दांव चला गया जिसने सबको चौंका दिया। नाज़ी जर्मनी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ के साथ एक समझौता कर लिया, एक नॉन अग्रेशन पैक्ट। सोचिए, दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग, लेकिन पोलैंड को आपस में बांटने का लालच दोनों को एक साथ ले आया। और फिर 1 सितंबर 1939 का वो दिन आ ही गया, जब यूरोप में महीनों से पनप रहा तनाव आखिरकार एक झटके में टूट गया।
तुष्टीकरण का भ्रम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और ब्लिट्जक्रेग का खौफनाक दौर शुरू हुआ। 1 मिलियन यानी 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख जर्मन सैनिकों ने एक साथ पोलैंड की सीमा लांघ दी। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ हमला, ये देखकर ब्रिटेन और फ्रांस के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। उन्होंने चेतावनियां दी और जब कोई असर नहीं हुआ तो मजबूरन जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब समझते हैं कि ये ब्लिट्जक्रेग आखिर था क्या। इसका मतलब है लाइटनिंग वॉर, यानी बिजली की फुर्ती से लड़ा जाने वाला युद्ध। ये लड़ाई का एक बिल्कुल नया तरीका था। छिपकर वार करना, बेहिसाब रफ्तार और इतनी ज्यादा ताकत झोंक देना कि दुश्मन संभल ही ना पाए। पोलैंड की सेना, जो अभी भी बहुत हद तक घोड़ों पर निर्भर थी, इस नई और खौफनाक मशीनरी के सामने एक हफ्ते से भी कम समय में तहस नहस हो गई। इस युद्ध शैली की खासियत क्या थी? जमीन पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए खूंखार पैंजर टैंक और आसमान से मौत बरसाने के लिए जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे। हवा और जमीन का ये ऐसा जानलेवा कॉम्बिनेशन था कि हमले बहुत छोटे होते थे और कुछ ही दिनों में खत्म भी हो जाते थे। दुश्मन को तो यह सोचने तक का मौका नहीं मिलता था कि आखिर हुआ क्या। खैर, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताता हूँ। इस लाइटनिंग वॉर की इस भयानक रफ्तार के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं थीं, बल्कि एक दवा का भी हाथ था, पर्विटिन, जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। ये ड्रग जर्मन सैनिकों को दिया जाता था। इससे उनकी थकान बिल्कुल गायब हो जाती थी और वे बिना सोए लगातार कई कई दिनों तक पागलों की तरह लड़ते रह सकते थे। इस बीच यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी कोहराम मचा था। सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला बोल दिया और मॉस्को शांति संधि करवा ली। दूसरी तरफ जर्मनी की ये लाइटनिंग वॉल वाली मशीनरी डेनमार्क और नॉर्वे को भी निगल गई। इन लगातार झटकों और नाकामियों ने ब्रिटिश राजनीति में भूचाल ला दिया और प्रधानमंत्री चैम्बरलेन को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। अब बागडोर आई विंस्टन चर्चिल के हाथों में। लेकिन उनके सामने जो चुनौती थी वो शायद इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती थी। पश्चिमी यूरोप में मित्र राष्ट्रों को एक ऐसे भयंकर और न रुकने वाले तूफान का सामना करना पड़ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डंकर का चमत्कार यहीं से शुरू होता है। देखिए ये चाल कितनी शातिर थी। 10 मई 1940 को जर्मनी ने एक जबरदस्त 3 तरफा हमला बोला। 2 ग्रुप्स ने तो सिर्फ फ्रांस का ध्यान भटकाने का नाटक किया, जबकि असली और सबसे घातक वार किया तीसरे ग्रुप ने। उन्होंने 40,000 सैन्य वाहनों को आर्डेन्स के घने जंगलों के बीच से निकाल दिया। फ्रांस के रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि वहां से तो कोई टैंक गुजर ही नहीं सकता। इस एक चकमे ने फ्रांस की पूरी सुरक्षा पंक्ति को ही बेकार कर दिया। नतीजा, पीछे से हुए इस अचानक हमले ने ब्रिटिश और फ्रेंच सेना को चारों तरफ से घेर लिया। लगभग 4 लाख सैनिकों को पीछे धकेलते धकेलते एकदम समुंदर के किनारे ला खड़ा कर दिया गया। जगह थी डंकर का पोर्ट। उनके सामने था गहरा समंदर और पीछे थी मौत बनकर आ रही जर्मन सेना। मित्र राष्ट्रों के लिए ये पूरी तरह से खत्म हो जाने का खतरा था। और तब शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन डायनमो। आसमान से ब्रिटिश एयरफोर्स ने कवर दिया और समंदर में आम लोगों की छोटी छोटी नावें, मछुआरों की बोट्स, जो कुछ मिला सब सैनिकों को बचाने निकल पड़ी। सेना और आम नागरिकों के इस अभूतपूर्व जज्बे ने चमत्कार कर दिया। जून 1940 तक 3.5 लाख सैनिकों को वहां से जिंदा निकाल लिया गया। हालांकि उनका सारा हथियार और सामान वहीं छूट गया। अब हम जुलाई 1940 में हैं और तस्वीर बिल्कुल खौफनाक हो चुकी है। पश्चिमी यूरोप पर हिटलर का लगभग पूरा कब्जा है। इटली अब धुरी राष्ट्रों के साथ आ चुका है। फ्रांस ने घुटने टेक दिए हैं और ब्रिटेन अब बिल्कुल अकेला खड़ा है। अमेरिका अभी भी युद्ध से खुद को दूर रखे हुए था और सोवियत संघ एक समझौते के कारण चुप था। देखा जाए तो महाद्वीप पर तानाशाही का लगभग पूरा वर्चस्व कायम हो चुका था। लेकिन ऐसे निराशा भरे और मुश्किल वक्त में विंस्टन चर्चिल की आवाज गूंजती है, हम मैदानों में लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक ऐसे नेता की ललकार थी जिसने अकेले पड़ चुके एक पूरे देश की रगों में लड़ने का नया जज्बा भर दिया। तो अब जरा स्थिति को देखिए। सारे डोमिनोज गिर चुके थे। पूरे यूरोप पर नाजियों का कब्जा हो चुका था और मित्र राष्ट्रों की सेना अपनी जान बचाकर समंदर पार जा चुकी थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने भारी विनाश और पूरी तरह से हारने के कगार पर पहुंचने के बाद आखिर युद्ध की ये बाजी कैसे पलटी?
मंच पूरी तरह से सज चुका था, एक ऐसे विश्व युद्ध के लिए जिसकी आग में पूरी दुनिया का झुलसना अब तय था।